हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन ज्योति फ्रॉम विकास बंसल एकेडमी। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में 15 क्वेश्चंस जो थे वो किए थे, आज भी हम जो है उसी पार्ट को फॉलो करेंगे। तो आज भी मैं आपको नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं और जितने भी मैं करवाऊंगी ये सारे जो है ज़रूरी हैं। तो आपने सभी क्वेश्चंस जो है अच्छे से यहाँ से समझने और कर कर जाने हैं। ये पार्ट जो मैं करवाऊंगी मिसलेनियस सेक्शन हो गए और प्रीवियस ईयर की भी मैं स्लाइड्स लेकर आऊंगी। अगर आप ये कर जाते हो तो आपका पेपर जो है साइंस सेक्शन से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दैट इज टू बी द ब्लड ग्रुप। अब उसने पूछा है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास कौन सी चीज नहीं है। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, दैट इज टू बी द बी ऑप्शन आएगा। उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबॉडी? एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी वो चीज़ है जो हमें बीमारियों से लड़ने से बचाती है। तो अगर आपको कोई भी अगर एंटीबॉडी वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो एंटीबॉडी वो चीज़ है जो हमारे बीमारियों से लड़ने से बचाती है। और अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, मैंने ब्लड लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था, उसमें मैंने इसका एंटीबॉडी का रोल भी बताया था। सो एंटीबॉडी का मेन रोल क्या है, दैट इज प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस, बीमारियों से बचाना। प्रिवेंट का क्या मतलब होता है, बचाना, और डिसीजेज दैट इज बीमारियां। सो एंटीबॉडी क्या करती है, हमें बीमारियों से बचाती है। और ये एंटीबॉडी जो है किस सेल में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं वाइट ब्लड सेल में। ये भी मैंने आपको ब्लड टॉपिक में क्लियर करवाया था, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने जो रोल पढ़ा था दैट इज टू बी द व्हाइट ब्लड सेल का, कि ये क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है, दैट इज जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। और यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि ब्लड ग्रुप ए बी के पास कौन सी चीज नहीं है। इसका मतलब उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। क्यों नहीं है उसके पास एंटीबॉडी, तो ये डिफरेंस जो है यहाँ पर क्लियर करती हूँ आपको। पहले आपको जो मैंने कहा था कि डिस्कवरीज जो है पेपर में आएंगी ही आएंगी। तो अगर हम यहाँ पर ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, दैट इज लैंडसीनर। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, वो लैंडसीनर ने किया था। अब इसमें क्या है, ब्लड ग्रुप में क्या है, हमारे जो है पाए जाते हैं दैट इज एंटीजन पाए जाते हैं। अब इन एंटीजन्स का काम क्या है वो देखो। अगर तो हमारे ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है, अगर यहाँ पर मैं आपको ब्लड ग्रुप में लिख दूं, यहाँ पर ब्लड ग्रुप कर लो, क्लियर। यहाँ पर सॉरी ऐसे कर लो, यहाँ पर ब्लड ग्रुप लिख देती हूँ और यहाँ पर कर लो एंटीजन। एंटीजन होता है जिससे हमें ब्लड ग्रुप के बारे में पता लगता है कि हमारे ब्लड जो है वो ए ग्रुप है, ए बी है, बी है या ओ है। एंटीजन क्या है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा ब्लड का ग्रुप कौन सा है, ब्लड ए है हमारे पे या ब्लड बी है या ब्लड ए बी है, क्लियर है। और एंटीबॉडी क्या होती है, जो हमें बीमारियों से बचाती है। अब यहाँ पर डिफरेंस समझो, ये जो एंटीजन जो है वो कौन प्रोड्यूस करवाता है, आरबीसी। और ये एंटीबॉडी जो है वो कौन प्रोड्यूस करवाता है, दैट इज टू बी द व्हाइट ब्लड सेल, क्लियर है। अब जो है ये एंटीजन जो है जो भी हमें ब्लड ग्रुप देगा उसके ऑपोजिट ही ये एंटीबॉडी चलेगा। अब वो कैसे चलेगा ये डिफरेंस समझो। अगर तो हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है ए, अगर तो ब्लड ग्रुप ए, इसका मतलब है उसके पास एंटीजन कौन सा है, ए। अगर इसके पास एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी इसके पास कौन सी होगी, बी, क्लियर। अगर इसके पास एंटीजन जो है ए होगा तो इसके पास एंटीबॉडी क्या होगी, बी। एंटीबॉडी जो है एंटीजन के ऑपोजिट चलती है, ये बात क्लियर रखना। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है इसका मतलब उसके पास एंटीजन कौन सा है, ए है। अगर उसके पास ए एंटीजन है तो उसके पास एंटीबॉडी जो है वो बी होगी। अगर हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, अब इसके पास कौन सी एंटीजन होगा, दैट इज टू बी द बी। जो भी एंटीजन होगा उसी के कारण ही हमारा ब्लड ग्रुप बनता है। तो अगर एंटीजन जो है अगर हमारा ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, अगर एंटीजन कौन सा होगा,
भी दोनों आ गया। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर हम कौन सा लिखेंगे, एंटीबॉडी जो है वो कौन सा, ए आएगा या बी आएगा? अगर तो इसके पास दोनों ही पड़े हैं तो इसमें एंटीबॉडी नहीं होगा, एब्सेंट। तो यही मैंने आज आपको क्वेश्चन पूछा था कि अगर एंटीजन ए बी है तो उसके पास कौन सी चीज नहीं होगी, दैट इज एंटीबॉडी नहीं होगी उसके पास। अगर तो हमारा देखो ए बी हो गया, ए बी हो गया और बी बी हो गया, अगर तो ब्लड ग्रुप आ गया ओ, तो इसके बाद क्या आएगा, दैट इज टू बी द, अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें एंटीजन जो है वो एब्सेंट होगा, क्योंकि इसमें एंटीजन अगर ए है तो ब्लड ग्रुप भी ए आएगा, अगर एंटीजन जो है वो दैट इज बी है तो एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप भी बी आएगा, अगर एंटीजन ए बी है तो ए बी ही ब्लड आएगा, अगर एंटीजन नहीं है हमारी बॉडी में तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ। क्लियर? अब इसके पास जो है ओ है, इस पे एंटीजन कौन सा आ गया, एब्सेंट है। अब यहाँ पर जो है वो एब्सेंट है, तो ये जो चीज थी ए बी यहाँ पर आ गई, समझ आई? अगर तो एंटीजन ए बी है, दोनों ही इसके पास आ गए तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। अगर एंटीजन नहीं है तो उसके पास जो है एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए एंड बी। क्लियर? जोन सा भी एंटीजन होगा, अगर वो ए है, चाहे वो बी है, चाहे वो ए बी है, वो ही हमारा क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा, और उसे की ऑपोजिट क्या चलेगी, एंटीबॉडी चलेगी। क्लियर? एंटीबॉडी जो है कौन प्रोड्यूस करवाता है, व्हाइट ब्लड सेल। एंटीजन कौन करवाता है, दैट इज टू बी द रेड ब्लड सेल। अगर तो इसके पास एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए आ गया, उसके ऑपोजिट कौन गया, एंटीबॉडी। अगर बी था तो बी ही ब्लड ग्रुप आया, बट एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। अब इसके पास दोनों ही फैक्टर आ गए, ए और बी, तो ब्लड ग्रुप भी ए और बी बन गया, बट एंटीबॉडी नहीं उसके पास हो, क्योंकि ए और बी के अलावा कोई हमारे पास है ही नहीं है फैक्टर। ठीक है? अगर तो ब्लड ग्रुप ओ है, कोई भी ए एंड बी नहीं है, सो इसका मतलब क्या है, एंटीजन नहीं होगा। अगर ये एब्सेंट है तो ये ए बी जो है इसके पास आएगा। क्लियर है सभी को? सो इसमें क्या है कि एंटीजन वो है जिससे हमें ब्लड ग्रुप के बारे में पता लगता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, और एंटीबॉडी वो चीज़ होती है जो हमें बीमारियों से लड़ने से बचाती है। और एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करवाता है, व्हाइट ब्लड सेल, एंड एंटीजन कौन प्रोड्यूस करवाता है, रेड ब्लड सेल। क्लियर? सो यही मेरा क्वेश्चन था आज, दैट इज टू बी द, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास क्या नहीं होगा, दैट इज एंटीबॉडी उसके पास नहीं होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट इज अ, सो ये इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो इसमें क्या कह देते हैं, PAN। तो ये क्वेश्चन भी जो था बहुत बार पूछा गया, व्हाट इज PAN, पैन क्या है। प्रोक्सीट्राइल नाइट्रेट क्या है, तो वो आपने बताना है, प्लांट हार्मोन है, विटामिन है, सेकेंडरी प्लूटेंट है, या एसिडिक डाई। तो इसमें आपका ऑप्शन जो आएगा दैट इज सी, सेकेंडरी प्लूटेंट। अब सेकेंडरी प्लूटेंट क्या होता है वो हम यहाँ पर समझेंगे। द्वितीयक प्रदूषक जो है इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। सो सेकेंडरी प्लूटेंट क्या है, सबसे पहले आपको सभी को पता होगा कि सेकेंडरी से पहले हम वर्ड यूज क्या करते हैं, प्राइमरी, जो सबसे पहले आता है। पहले के बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है दैट इज टू बी द सेकेंडरी। पहले वाले को हम क्या कहते हैं, अगर वो पहली चीज हमें मिलती है उसको बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेकेंडरी बोलते हैं। तो अगर सबसे बात करें कि सबसे पहले वाला प्लूटेंट, प्लूटेंट क्या होता है, जो प्रदूषण फैलाता है। क्लियर? उसको बोलते हैं प्लूटेंट। कार से प्रदूषण निकल रहा है, सो कार क्या होगी, प्लूटेंट होगी। क्लियर? सो प्राइमरी प्लूटेंट क्या है, इज एन एयर प्लूटेंट emitted फ्रॉम अ सोर्स डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर, जो सीधी हमारे एटमॉस्फेयर में दैट इज टू बी द एमिट होती है, निकलती है। कार में से जो है, इंजन में से प्रदूषण निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, वो सीधा किस में जा रहा है, हमारे वातावरण में जा रहा है, तो वो क्या है, प्राइमरी प्लूटेंट है। जो सीधा ही प्रदूषण को हमारे वातावरण में निकालता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्लूटेंट बोलते हैं, और जो डायरेक्ट नहीं निकालता उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। अब डिफरेंस देखो जहाँ से समझो। सो प्राइमरी की बात की तो वो क्या है, डायरेक्टली सीधा ही जो हमारे वातावरण में प्रदूषण फैलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्लूटेंट बोलते हैं। क्लियर? ये सोर्स जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं, कुदरती भी हो सकते हैं, सच एज द वोल्केनिक इरप्शन। जो एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, इन्फ्लुएंस बाय द ह्यूमंस। एंथ्रोपोजेनिक वर्ड हम वो यूज करते हैं जो मानव के तरह, आदमी के द्वारा जो है वो फैलाए जाते हैं, सच एज द इंडस्ट्रियल और द व्हीकल इमिशंस। दैट इज इंडस्ट्रीज जो है वो भी कौन चलाता है, दैट इज आदमी, ह्यूमंस चलाते हैं। व्हीकल्स जो है वो भी आदमी और ह्यूमंस चलाते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज टू बी द सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड द पार्टिकुलेट मैटर, दैट इज टू बी द, जिसको हम PM भी बोल देते हैं। सो प्राइमरी प्लूटेंट बेसिकली वो चीज़ है जो सीधे ही प्रदूषण जो है वातावरण में फैलाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्लूटेंट। प्लूटेंट वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं जो पोल्यूशन फैलाते हैं।
क्लियर। सो पहले जो डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में प्रदूषण फैलाते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज टू बी द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। क्लियर। अब उस सेकेंडरी की अगर हम बात करें, ये तो मैंने कह दिया कि जो डायरेक्ट ही निकलते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। कार में से या इंडस्ट्री में से प्रदूषण निकल रहा है, डायरेक्ट हमारे वातावरण में जा रहा है, तो वो प्राइमरी था। अब जो डायरेक्ट वातावरण में नहीं जाता, दैट इज मिक्स होकर जाता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। सो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन जो फैलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट। डायरेक्ट जो है हमारे वातावरण में प्रदूषण कौन फैलाता है, दैट इज प्राइमरी पोल्यूटेंट। जो इनडायरेक्टली फैलाते हैं, जो सीधा एटमॉस्फेयर में या वातावरण में नहीं फैलाते, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। क्लियर। अगर आपने डिफरेंस यहाँ पर समझना हो तो ये देखो, कार में से धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्रीज में से धुआं निकल रहा है, ये वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी जब फटता है, इनके सारा ये पोल्यूशन है, ये सारा पोल्यूशन जो है, प्रदूषण सीधा कहाँ जा रहा है, हमारे वातावरण में। तो ये तीनों चीज़ों क्या होगी, हमारी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होगी। ये जो सीधा प्रदूषण एटमॉस्फेयर में वातावरण में फैला रहे हैं, दैट इज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अब यही जो चीज़ जो है, जैसे मान लो ये कार्बन मोनोऑक्साइड था, ठीक है, अब यही जो है सीधा हमारा एटमॉस्फेयर वातावरण में आया, वातावरण में मिलने के बाद जो एक नया प्रोडक्ट हमारे पास मिलके आए, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। क्लियर है। जो तो डायरेक्ट प्रदूषण हमारे वातावरण में निकल रहा है उसको हमने प्राइमरी बोल दिया। अब ये प्राइमरी जो है हमारे वातावरण में मिक्स हुए, हवा में जो है मिक्स हुए, उसने एक और चीज बना दी, जो दूसरी चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर सभी डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली पैन के रिलेटेड पूछा गया था, इसीलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन करवा दिया कि पेरोक्साइड नाइट्रेट जो है वो क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। पेरोक्साइड नाइट्रेट जो है वो सीधी जो है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में नहीं आती, यहाँ पर देखो मैंने शो भी करवाया था, दैट इज टू बी द, ये पेन देखो यहाँ पर वर्ड। सो ये तो था डायरेक्ट जो है वो निकल जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वातावरण में। अब ये क्या थे, प्राइमरी थे, वातावरण पे मिलने के बाद एक न्यू चीज जो हमारी बनी, दैट इज टू बी द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटीबायोटिक पेंसिलिन। पेंसिलिन से रिलेटेड मैंने रीजनिंग सेक्शन में जो आप करते हो क्लासिफिकेशन और भी एनालॉजी में जिसमें आप ले लो, तो उसमें मैंने पेंसिलिन रिलेटेड बहुत देखे थे। कैसे पूछ लेते थे, पेंसिलिन एक फंगस है, बैक्टीरिया है, क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें हम क्या बोलते हैं कि साइंस सेक्शन जो है वो तो पेपर में कम ही बहुत एक दो क्वेश्चन मिले थे, ऐसा नहीं होता, समटाइम्स क्या है क्वेश्चंस को मोल्ड करके दूसरे सेक्शन में भी डाले जाते हैं। सो पेंसिलिन के रिलेटेड मैंने बायो सेक्शन में भी बहुत क्वेश्चंस देखे थे, इसलिए मैंने पेंसिलिन टॉपिक जो आज लेकर आई हूँ। सो अगर बात करूँ एंटीबायोटिक पेंसिलिन की, तो ये हमें कहाँ से मिलती है, तो ये हमें जो मिलती है फंगस, कवक से मिलती, फंगस से मिलती है, दैट इज टू बी द पेंसिलिन मिलती है। अब पेंसिलिन क्या चीज है ये हम पढ़ेंगे। सो पेंसिलिन अगेन मैंने की, तो वो हमें कहाँ मिलता है, फंगस से, कवक से हमें मिलता है। सो पेंसिलिन क्या है, अगेन यहाँ पर क्या रिलेटेड, दैट इज टू बी द कवर की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये क्वेश्चन फ्लेमिंग के रिलेटेड। सो पेंसिलिन जो है किसने डिस्कवर की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1928। फॉर दिस डिस्कवरी, इस डिस्कवरी के लिए ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और द मेडिसिन इन 1945। तो ये जो इसने आविष्कार की थी ये चीज, दैट इज टू बी द पेंसिलिन, तो इसके लिए इसको प्राइज भी मिला था, विद किसके साथ, अर्नेस्ट बोरिस्टेन एंड द हॉवर्ड फ्लोरी के साथ। पेंसिलिन क्या है, इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट यूज्ड एंटीबायोटिक। व्हाट इज एंटीबायोटिक, पेपर में ना एक पूछा जाता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या थी, तो वो आंसर क्या था आपका, पेंसिलिन था। अब ये पेंसिलिन किसने डिस्कवर की, दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अब ये जो क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन यहाँ से बने, आपके नोट्स जो है ऐसे ही बनने चाहिए कि आपको पता हो पहली फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज पेंसिलिन थी, पेंसिलिन को किसने डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, दैट्स ऑल। यही पूछेगा आपको, अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम फिल किया है, पटवारी सब इंस्पेक्टर, यही पूछेगा कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेंसिलिन थी, पेंसिलिन को किसने खोज की, दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी।
क्लियर। अब यहाँ पर मैंने यूज किया था वर्ड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो मेडिसिन, वो दवाई जैसे कि पेंसिलिन हो गया या उसके, दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ डिस्ट्रॉय माइक्रोऑर्गेनिजम्स और एजेंट्स। देखो कोई भी हमारे शरीर में जो है वो अगर वो बीमारी फैलाता है तो उसको जो है रोक देना, वो किसका काम है, पेंसिलिन का, कि और जाके हमारे शरीर में जो है वो बीमारी को ना फैलाए। सो पेंसिलिन का क्या काम है कि कोई भी जीव अगर हमारी बॉडी में आके, हमारे शरीर में आके कोई भी तरह की जो बीमारी को फैलाता है तो उसको फैलाने से रोकना, उसका काम क्या है, दैट किसका काम है, दैट इज टू बी द पेंसिलिन का काम है। क्वेश्चन बनता है कि पहली एंटीबायोटिक कौन थी, पेंसिलिन। एंटीबायोटिक वो चीज़ें होती हैं दैट इज जो हमें रोकती है कि कोई भी चीज़, कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में, अगर हमारी बॉडी में कोई भी तरह की बीमारी को फैला रहा है तो उसको रोकना, ये एंटीबायोटिक का काम है। और पहली एंटीबायोटिक दैट इज फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेंसिलिन थी। और पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। यही आपको यह पूछा जाएगा। तो एंटीबायोटिक वर्ड भी यहाँ पर आप क्लियर हो गया होगा, वो चीज़ जो हमारी बीमारी फैलाने, जो हमारे शरीर में बीमारियाँ फैलाती हैं उसको रोकना एंटीबायोटिक का काम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दैट इज टू बी द टर्म ब्राउन एयर इज यूज फॉर। अब ये ब्राउन एयर एक शब्द है, वो किसके लिए यूज होता है, तो वो अगर हम बात करें वो यूज होता है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। ए ऑप्शन। बुरी हवा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये बुरी हवा का जो शब्द है किसके लिए यूज करते हैं, दैट इज टू बी द फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक हम किसको बोलते हैं ये अब हम पढ़ेंगे। क्लियर। सो फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, photochemical smoke is a type of air pollution, that is to be the air pollution that forms when sunlight reacts with the nitrogen oxide। जब जो सनलाइट जो है, सूरज जो किरणें जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं। इट आल्सो डैमेजेस प्लांट, ये हमारे पेड़ पौधों को भी डैमेज पहुंचाती हैं, उनको खराब करती हैं, क्रॉप्स हमारी फसलों को, एंड बिल्डिंग्स को बाय क्रिएटिंग एसिड रेन। एसिड रेन जो है आप सभी ने पढ़ा होगा कि एसिड रेन के कारण ही हमारे मोनूमेंट का जो मार्बल था उसका कलर चेंज हो गया, दैट इज फ्रॉम वाइट टू येलो। क्लियर। एंड अजोन डिप्लीशन। अजोन क्या है, अजोन जो है हमारी लेयर है, एक परत जिसको आप बोलते हो हमारे एटमॉस्फेयर में। तो अजोन जो है हमें किससे बचाती है, दैट इज फ्रॉम द प्रिवेंट फ्रॉम द सन रेज से। अजोन क्या करती है कि जो किरणें जो है, सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारे तक नहीं पहुंचाती, अगर तो वो डायरेक्ट हमारे तक पहुंचेंगी तो हमें स्किन कैंसर टाइप ऐसे जो बीमारियां वो लगने के चांसेस हो जाते हैं। सो अजोन लेयर आपने सभी ने पढ़ी होगी कि हमारे वातावरण में एक अजोन नाम की लेयर जो है वो पाई जाती है जो हमें सूरज की किरणों से बचाती है। क्लियर। अगर तो ये अजोन लेयर ना हो तो हमें बहुत सीधी जो किरणें हमारे ऊपर पड़ेंगी, स्किन कैंसर ऐसी बीमारियां जो हमें लगने के चांसेस हैं। तो ये क्या करती है फोटोकेमिकल स्मोक, ये जो है अजोन डिप्लीशन, ये जो लेयर है इसको जो है खत्म करती है, इसको कम करती है। कम होने के कारण इसके जो है चांसेस जो है बीमारियां फैलाने के, कि स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम मोस्टली वो फैलती हैं। और क्या करेगी, प्लांट्स को डैमेज पहुंचाएगी, पेड़ पौधों को डैमेज पहुंचाएगी, क्रॉप्स को, जो हमारी फसलें हैं। ठीक है। ब्राउन एयर जो है एक अनदर टर्म है, केमिकल स्मोक की जगह अगर हमने दूसरे शब्द का उपयोग करना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन एयर, बुरी हवा। ठीक है। विच इज मोस्टली मेड अप ऑफ अजोन, जो किसकी बनी है, अजोन। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज टू बी द O3। O3 को हम ऐसे लिखते हैं, पैराक्साइड नाइट्रेट। अभी हमने पढ़ा ये पैन वर्ड, ये किसके लिए यूज करते हैं, जो कि हमारा क्या था, सेकेंडरी पोल्यूटेंट था। एंड NOx इन द एरियाज विद हाई सोलर रेडिएशन, जिसमें सूरज की किरणें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। तो इसमें ये देखो फ़र्क क्या समझो, फोटोकेमिकल स्मोक जो है एक तरह का हवा प्रदूषण है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में पाया जाता है। इसके कारण जो है हमारे पेड़ पौधों को, फसलों को, बिल्डिंग्स को डैमेज पहुंचता है। क्यों पहुंचता है, क्योंकि ये एसिड रेन वाली जो भी कंडीशंस हैं ये क्रिएट करता है, ये पैदा करता है। इसके कारण जो है हमारी अजोन लेयर जो है, जो हमारे वातावरण में पाई जाती है, अजोन का काम क्या है कि हमें सूरज की किरणों से बचाना। तो उसके कारण ये क्या, फोटोकेमिकल स्मोक के कारण ये क्या है कि अजोन लेयर जो है उसकी कम होनी शुरू हो जाती है मास, जिसके ज़्यादा डैमेजेस के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं।
क्लियर। सो अगर आपको ब्राउन एयर या फोटोकेमिकल स्मोक का ही पूछ लें कि फोटोकेमिकल स्मोक का दूसरा नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, दैट इज टू बी द ब्राउन एयर। क्लियर। बुरी हवा जो है फोटोकेमिकल स्मोक को बोलते हैं। फोटोकेमिकल के रिलेटेड आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि अनदर टर्म कौन सी है और बेसिकली ये किन किन 3 चीजों से बनी है, तो आपका आंसर वहां पर क्या आना चाहिए, दैट इज वो ओजोन की बनी है। पैन जो हमने वो पढ़ा था, और जिसमें जो है सनलाइट की, जो सूरज की किरणें की भरपूर अमाउंट जो है, भरपूर जो हमें मिलती है, उसकी सनलाइट किरणें जो मिलती हैं, उसका जो मिश्रण जो है, कॉम्पोजिशन जो है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज फोटोकेमिकल स्मोक। इससे यही क्वेश्चन बनेगा कि ब्राउन एयर जो है किसके लिए यूज किया जाता है, फोटोकेमिकल स्मोक। और फोटोकेमिकल जो है आपको पता होना चाहिए वो एक तरह का एयर पोल्यूशन है, और ये जो है हमारे पेड़ पौधों को, फसलों को खराब करता है। बस आपको इससे रिलेटेड, बाहर पैन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, दैट इज टू बी द पैन। पैन का जो वर्ड था दैट इज टू बी द पैरोक्साइड नाइट्रेट। इसकी फुल फॉर्म जो आपको बस याद रखनी है। पूछ सकता है कि पैन इज द फुल फॉर्म ऑफ किसकी है, आपको 4 ऑप्शंस दे दे तो वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, बहुत पीछे चले गया। पैरोक्साइड नाइट्रेट जो है आपको सीधा पूछ ले कि पैन की फुल फॉर्म बताओ, पूछ सकता है ये क्वेश्चन। सो पैन की फुल फॉर्म क्या आएगी, दैट इज टू बी द पैरोक्साइड टाइल नाइट्रेट आंसर आएगा। सो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकता है। फोटोकेमिकल स्मोक का ये पूछेगा कि और अनदर टर्म, ये किसका मिश्रण है, वो आपको बस पता होना चाहिए, यही पूछेगा। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा पैरोक्साइड नाइट्रेट के बारे में या आपके दैट इज टू बी द ब्राउन एयर के बारे में। सो बुरी हवा किसको बोलते हैं, दैट इज टू बी द फोटोकेमिकल स्मोक को बोलते हैं। क्लियर। सो फोटोकेमिकल स्मोक क्या था, एक तरह का एयर पोल्यूशन था। चलो अब नेक्स्ट करिए, दैट इज टू बी द विच एंजाइम डिजेस्ट प्रोटीन्स इन द स्टमक। अब ये क्वेश्चन इतनी बार मैंने करवा दिया है ना, आपको स्लाइड में भी करवाया था डिजेस्टिव सिस्टम में, जब मैं मल्टीपल क्वेश्चंस लेकर आई थी उसमें भी मैंने करवाया था, जब मैंने लास्ट टर्म में जो 15 क्वेश्चंस आपको करवाए थे उसमें भी मैंने एक फ्लो चार्ट दे दिया था। तो ये क्वेश्चंस जो है बहुत बार मैंने करवा दिया है। अब तो आपको याद भी हो जाना चाहिए कि प्रोटीन को डिजेस्ट कौन करवाता है, कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, दैट इज टू बी द पेप्सिन, जो है बी ऑप्शन आना चाहिए। प्रोटीन को हमारे शरीर में पचाता कौन सा एंजाइम हमारे प्रोटीन को हमारे शरीर में पचाता है, दैट इज टू बी द पेप्सिन बचाता है। अब ये प्रोसीजर क्या था, आई गेस कि सभी को ये पता होगा कि स्टमक में, हमारे पेट में जो है क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड एक पाया जाता है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है क्या सक्रीट करेगा, क्या हमें देगा, गैस्ट्रिक जूसेस देगा। अब ये गैस्ट्रिक जूसेस जो है फॉर द 2 टाइप्स के थे, फर्स्ट था दैट इज टू बी द पेप्सिन, और सेकंड वन क्या था, दैट इज टू बी द रेनिन। अब ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को तोड़ता है, किसमें, दैट इज टू बी द पेप्टोन्स में। क्लियर। और रेनिन क्या करता है, दैट इज टू बी द कैसिनोजन, को किसको तोड़ता है, कसीन। अब यहाँ पर मैंने ना आपको एक करवाया था, दैट इज इसके बारे में, हमारे दूध का कलर जो है, जो हम दूध पीते हैं उसका कलर व्हाइट क्यों है, इस कसीन के कारण। तो अगर आपको पूछ ले कि मिल्क का कलर व्हाइट क्यों है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये कसीन। और कसीन कहाँ से मिलता है हमें, ये रेनिन से मिलता है। ये मैंने आपको बस एक शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। ये मैंने अच्छी तरह से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया हुआ है कि स्टमक में क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमें क्या देते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस देते हैं। इसके पास 2 तरह के एंजाइम्स हैं वो पाए जाते हैं, फर्स्ट इज पेप्सिन एंड सेकेंड वन इज रेनिन। पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को किस में तोड़ता है, पेप्टोन्स में तोड़ता है। रेनिन जो है वो क्या करता है, कसिनोजन को कसीन में तोड़ता है। और मिल्क का, दूध का रंग व्हाइट क्यों है, कसीन के कारण ही है। क्लियर है। तो इसमें आपको ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे तरह से मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। अब अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर ट्रिप्सिन की, यही आप देखो कि ये पेप्टोन्स जो है फर्दर किस में तोड़े, दैट इज टू बी द पॉलीपेप्टोन्स में। तो ये किसका काम था, ये काम था दैट इज टू बी द ट्रिप्सिन का काम था। ठीक है। अब फर्दर पॉलीपेप्टोन्स को दैट इज टू बी द अमीनो एसिड्स में तोड़ेगा।
तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज टू बी द एरिप्सिन। तो ये टॉपिक मैंने नंबर ऑफ टाइम्स जो आपको समझा दिया। अब आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि प्रोटीन्स को पेप्टोन्स, पेप्टोन्स टू पॉलीपेप्टोन्स एंड द लास्ट वन इज द अमीनो एसिड। अब यहाँ पर ना एक आप स्टार बना के एक नोट करो पॉइंट। आपको ना पिछले प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज टू बी द प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि लास्ट वो किस में टूटता है, दैट इज टू बी द अमीनो एसिड। लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोटीन किस में टूटेगा, दैट इज टू बी द अमीनो एसिड्स में। तो ये प्रोसीजर हटा के उसने सीधा पूछ लिया कि प्रोटीन्स जो है बाय प्रोडक्ट उसका क्या आ गया, दैट इज अमीनो एसिड। तो ये आपको प्रोसीजर फ्लो चार्ट जो है ऐसे ही लर्न करना है कि स्टमक में, पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, वो क्या हमें देता है, गैस्ट्रिक जूसेस। उसके पास दो तरह के एंजाइम हैं, दैट इज टू बी द पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है, रेनिन क्या करेगा, कैसिनोजन को कैसीन में तोड़ेगा। और इसी चीज़ के कारण ये जो चीज़ें हैं हमारे फूड में पाए जाते हैं, हमारे खाने में पाए जाते हैं। तो ये कैसीन के कारण ही हमारे दूध का कलर क्या, दैट इज वाइट होता है, सफ़ेद होता है। पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टोन्स में तोड़ा, दैट इज ट्रिप्सिन ने, वो और ट्राई करता रहता था। पॉलीपेप्टोन्स को अमीनो एसिड में, दैट इज टू बी द एरिप्सिन में। और ये एंजाइम्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ये एरिप्सिन, ये ट्रिप्सिन। यहाँ पर तो हमने पता कर लिया दैट इज टू बी द पेप्सिन जो था वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में था, मतलब पेट में। अब ये ट्रिप्सिन, रिप्सिन कहाँ पर थे, ये सारा मैंने जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया हुआ है। तो आपको वो जो है, आपको स्लाइड जो है वो जरूर देखनी है अगर आपको इसको अच्छी तरह से समझना है। क्लियर। स्लाइवरी अमाइलेज के बारे में अगर आप बात कर लो, माउथ में हमारे दैट इज टू बी, माउथ में जो है ग्लैंड पाया जाता है, दैट इज स्लेवरी ग्लैंड। अगर आपको इसके बारे में भी पढ़ना है तो वो भी देख लो आप। माउथ, जिसको आप जो है बक्कल कैविटी भी बोलते हो, तो समटाइम्स आपको पेपर में अगर बक्कल कैविटी लिखते तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो हमारे माउथ में दैट इज बक्कल कैविटी में एक पाया जाता है, दैट इज टू बी द स्लेवरी ग्लैंड। अब ये स्लेवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगा, इसके पास कौन सा है, दैट इज टू बी द अमाइलेज। स्लेवरी के पास क्या है, दैट इज टू बी द अमाइलेज है। और ये अमाइलेज क्या है, स्टार्च को तोड़ता है। किस में तोड़ता है, ग्लूकोज में तोड़ता है। पंजाबी में इसको थूक बोलते हो, सैलिवा को। तो यहाँ पर आपको जो है क्लियर होना चाहिए कि माउथ बक्कल कैविटी के पास स्लेवरी ग्लैंड है। ये स्लेवरी ग्लैंड हमें क्या देता है, सैलिवा देता है। इसके अंदर क्या है, दैट इज अमाइलेज। तो अमाइलेज का क्या रोल है, दैट इज स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ना। बस ये प्रोसीजर था। तो आपको ऐसे ही मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो फ्लो चार्ट प्रोवाइड किए हुए हैं कि ट्रिप्सिन का क्या काम है, रिप्सिन का क्या काम है। तो यहाँ पर हमने ट्रिप्सिन का काम पढ़ लिया, दैट इज पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टोन्स में तोड़ना। और स्लेवरी अमाइलेज का भी हमने पढ़ लिया, दैट इज स्टार्च को किस में तोड़ता है, दैट इज ग्लूकोज में वो तोड़ता है। तो यहाँ पर पेप्सिन का उसने रोल पूछा था, प्रोटीन को पचाता कौन है हमारे शरीर में, दैट इज टू बी द पेप्सिन। क्लियर। तो ये फ्लो चार्ट जो है आपको जरूर देखने हैं, ट्रिप्सिन, रिप्सिन कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका क्या रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉर्मली फाइंड इन यूरिन। यूरिन में कौन सी चीज जो है वो पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रूप में मूत्र में पाया जाता है। तो आपको बताना है, दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज टू बी द क्रिएटिनिन जो है वो पाया जाता है। मूत्र में कौन सा पदार्थ जो है उसने पूछा है पाया जाता है, तो आंसर क्या आएगा, दैट इज टू बी द बी ऑप्शन, क्रिएटिनिन जो है वो पाया जाता है। अब क्रिएटिनिन वर्ड क्या है ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। इससे अगर आप समझोगे तो आपको लर्न करने में ही ईजी होगा। क्रिएटिनिन वो केमिकल कंपाउंड है left over from the energy producing process that is in your muscles। हेल्दी किडनीज जो है वो फिल्टर करती हैं क्रिएटिनिन आउट ऑफ द ब्लड। क्रिएटिनिन एग्जिस्ट योर बॉडी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन यूरिन। अब क्रिएटिनिन क्या चीज़ है, जब हम एक्सरसाइजेस लगाते हैं, स्पेशली जिम्स में लगाते हैं, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हमें करते हैं, तो वो मसल मास में दैट इज वेस्टेज जो हमारी बाहर निकल के आती है उसको हम क्रिएटिनिन बोलते हैं। अब भाई हमारी जो किडनीज जो हैं वो क्या करती हैं, इसी क्रिएटिनिन को फिल्टर कर देती हैं, उसको साफ करती हैं। और अगर हमारा उसका जो साफ इम्प्योर क्रिएटिनिन जो है वो सारा किस में आ जाता है, हमारे मूत्र जिसको हम बोलते हैं यूरिन, उसमें जो है वो निकल के बाहर आ जाता है। तो यूरिन का अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी मैंने आपको स्लाइड जो प्रोवाइड की थी, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि किडनी का क्या रोल है, वो कैसे प्योरिफिकेशन, कैसे साफ करती है चीज़ों को, और उसको जो बाय प्रोडक्ट है, मतलब जो हमारा इम्प्योर नहीं कर पाती, उसको कैसे यूरिन फॉर्म में हमें प्रोवाइड करती है और यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है।
तो ये मैंने एक्सक्रीटरी में भी बताया था कि किडनी जो है वो हमारे ब्लड को जो है वो साफ़ करती है, क्रिएटिनिन जैसी चीज़ों को जो वो साफ़ करती है, और जो साफ़ नहीं हो पाती इस द फॉर्म ऑफ यूरिन, मूत्र के फॉर्म में, मूत्र के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो यहाँ पर आपको एक ही वर्ड पूछा जाएगा, दैट इज क्रिएटिनिन जो है, दैट इज मूत्र में कौन सा पदार्थ जो है वो पाया जाता है, दैट इज टू बी द क्रिएटिनिन पाया जाता है। और क्रिएटिनिन को फिल्टर साफ कौन करता है, किडनी साफ करती है। साफ करने के बाद जो हमारा क्रिएटिनिन है वो हमारी बॉडी से कैसे बाहर निकलता है, मूत्र के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। क्लियर है? यही आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्रिएटिनिन जो है कौन सा पदार्थ, ये क्रिएटिनिन जो है हमारे कहाँ पर पाया जाता है, द आंसर इज द यूरिन। यूरिन में जो है क्रिएटिनिन नाम का जो है पदार्थ जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर इज मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एनीमोमीटर, सेम आई अगेन रिपीट, यहाँ पर फिर से मैं बताऊंगी कि डिजीजेस, वायरसेस, बैक्टीरिया, ये इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, डिस्कवरीज हो गए, ये बायो के कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप टॉपिक की बात करें कि रेस्पिरेशन प्लांट एंड एनिमल्स में कैसी हो रही है, रिप्रोडक्शन प्लांट एंड एनिमल में कैसी होती हैं, ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। क्लियरली ये आपको जो है क्लियरली ऐसे मिलेंगे कि एनीमोमीटर जो है वो क्या नापता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो इंस्ट्रूमेंट एनीमोमीटर पूछा है ये क्या मापता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। ये इंस्ट्रूमेंट हो गए, ये सारे जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपने सिर्फ इसको अब पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है कि आपको जो है टू द पॉइंट नोट्स मैं प्रोवाइड करूँ और वैसे ही आप अपना पढ़ते जाओ। क्लियर? अगर आपको पूछ ले एनीमोमीटर, इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगेन आई रिपीट, रीजनिंग में ऐसे पूछ लेगा, एनीमोमीटर डॉट डॉट बताओगी अब किसका है, ऐसे आपको रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही आपको पूछता है। समटाइम्स मैंने पंजाब, स्पेशली पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं ना, तो उसमें क्या है कि ऐसे दे देता है, सिंपली वो कह देता है कि मैच, और भी कई 2-4 इंस्ट्रूमेंट्स लिख देगा, यहाँ पर आपको फॉलोइंग में कुछ भी ऑप्शंस दे देगा, तो आपको मैच वर्ड में आपको ऑप्शंस में टिक करना होता है, बस ऐसे जो है क्वेश्चन वो पूछता है। सो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ऐसे भी कर सकता है कि अगर पूछ लोगे दैट इज स्पीड ऑफ विंड, स्पीड, अगर आपको दैट इज टू बी द हवा की गति को नापना है तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, तो आंसर इज एनीमोमीटर, बी ऑप्शन। स्पीड ऑफ विंड जो है वो मेजर करता है, ये मापता है स्पीड, हवा की गति को अगर आपने मापना है तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, एनीमोमीटर होगा। क्लियर? ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम जैसे मापते हैं। अगर आपने वॉट मीटर पढ़ा होगा तो वॉट मीटर में हम क्या पढ़ते हैं, एक ना क्वेश्चन पूछा गया था, आप भी नोट डाउन कर लो, ऐसे मैं सारे डिवाइसेस जो है आपको कर दूंगी, दैट इज टू बी द फैथोमीटर। फैथोमीटर भी बहुत बार पूछा गया था, तो जब आपने डेप्थ, डूंगाई जो है ओशंस की नापनी हो, डेप्थ ऑफ ओशंस, तो आप क्या यूज़ करते हो, फैथोमीटर यूज़ करते हो। तो ऐसे ये सारे जो स्लाइड्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जो भी आपके इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू बी द फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन पूछा था कि एनीमोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, हवा की गति को नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एनीमोमीटर। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही ये सारी जो लिस्ट जो है प्रोवाइड कर दूंगी कि एनीमोमीटर, विस्कोमीटर जो है, वॉट मीटर, पोटेंशियोमीटर, ये सारे जो है क्या यूसेज है और किस किस चीज़ को वो मापने हैं। सो एनीमोमीटर यहाँ पर पूछा तो ये हवा की गति को नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज टू बी द एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, इनमें से कौन सी जो शुगर है, कौन सी दैट इज टू बी द मीठी चीनी है, तो आपको बताना है दैट इज टू बी द फ्रुक्टोज, दैट इज टू बी द डी ऑप्शन। मीठी चीनी जो है किसको माना गया है, दैट इज टू बी द फ्रक्टोज को माना गया। अगेन आई रिपीट, स्वीटेस्ट शुगर, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि कौन सी जो है मीठी चीनी है, द आंसर इज डी ऑप्शन, फ्रक्टोज जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर हम बाकी की बात करें कि लैक्टोज, माल्टोज क्या है, तो वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रक्टोज की जगह पे। अगर आपको पूछ ले दैट इज टू बी द सुक्रोज के बारे में, सुक्रोज सिंपली जो है 2 पदार्थ की बनी है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि सुक्रोज चीनी जो है, ये चीनी के नेम होते हैं, ये चीनी जो है किसकी बनी है, ग्लूकोज की बनी है और फ्रक्टोज की बनी है। इट इज़ प्रोड्यूस नेचुरली, ये कुदरती ही हमें मिलती है, इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, प्लांट्स में मिलती है, एंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वाइट शुगर, जो हमारी दैट इज टू बी द वाइट शुगर है उसका मेन हिस्सा है ये। तो अगर आपको सुक्रोज का पूछ लें तो सुक्रोज बेसिकली 2 पदार्थ की बनी है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, प्लांट्स में ये पाई जाती हैं
और ये हमारी वाइट शुगर जो है, वाइट चीनी जो है, उसमें इसका मेन रोल है, उसका मेन पदार्थ है ये। बस सुक्रोज ये इतना। क्लियर? पिक मैंने आपको दी। अब लैक्टोज के बारे में अगर आप पूछ लो, लैक्टोज वर्ड मैंने बहुत बार यूज करवाया, दैट इज वो मिल्क में पाया जाता है एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। लैक्टोज इज अ नेचुरल शुगर, लैक्टोज भी नेचुरल शुगर है, नेचुरल चीनी है। दैट सम पीपल हैव ट्रबलिंग डाइजेस्टिंग कॉजिंग लैक्टोज इंटॉलरेंस, कुछ जो लोग होते हैं इसको इजिली डाइजेस्ट पचा नहीं पाते डायरेक्टली, तो उससे क्या है लैक्टोज रिलेटेड जो है वो डिजीजेज हो जाती है, इंटॉलरेंस, जो हम जो बर्दाश्त जो है नहीं कर सकते, दैट इज टू बी द इंटॉलरेंस वर्ड उसके लिए यूज होता है। क्लियर? सुक्रोज जो है दो पदार्थ का बना है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, प्लांट्स में ये पाया जाता है। क्लियर? अब लैक्टोज जो है वो किस में पाया जाता है? मिल्क में, दूध में, या डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे हमारे हम खाते हैं चीज़ वगैरह खाते हैं, पनीर, तो उसमें जो है क्या पाया जाता है? दैट इज टू बी द लैक्टोज। सो लैक्टोज भी जो है इसको, लैक्टोज ऐसी शुगर है, ऐसी चीनी है जो पीपल जो है, मानव जो है डायरेक्टली जो है पचा नहीं पाता, तो इससे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लियर? तो अगर आपको पूछ ले कि मीठी चीनी कौन सी थी, दैट इज टू बी द फ्रक्टोज थी। सुक्रोज जो है दो पदार्थ का बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना है। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दैट इज वाइट मिल्क में, और मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स, उसमें पाया जाता है। इससे बार आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसका और बताओ, सिर्फ आपको पूछा जाएगा कि स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है, फ्रक्टोज है। अगर आपको पूछ ले दैट इज सुक्रोज और लैक्टोज के बारे में, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सो स्वीटेस्ट शुगर, मीठी चीनी कौन सी है? दैट इज टू बी द फ्रक्टोज है। क्लियर? विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ब्लाइंडनेस, हमारे शरीर में कौन सा कोशिका विकार रंग अध्यापन के लिए जिम्मेदार है? सो अगर हमें रंग अध्यापन, जिसमें हम कलर्स का डिफरेंस नहीं कर पाते, रंग का दैट इज उसको नहीं देख पाते रंग को, तो वो कौन सी चीज जो है इसके लिए जिम्मेवार है? दैट इज टू बी द कोन सेल, दैट इज टू बी द शंकु कोशिका। अब मैं यहाँ पर अगेन रिपीट कर रही हूँ, जितने भी मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स पॉइंट्स ही करवाए थे, ये कोन एंड रोड सेल्स भी मैंने उसमें प्रोवाइड करवाई थी। तो आपको लेक्चर्स हैं सभी देखने, जब मैं ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस लेकर आऊँ तो आपको आंसर आते हो, आपने अगर उसके बारे में पढ़ा होगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस जो है कर पाओगे। तो कौन सेल्स जो है या रोड सेल्स जो है वो कहाँ पर पाई जाती हैं? देखो हमारी आई में एक जो है स्ट्रक्चर, हमारी आंख में जो है एक स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज टू बी द रेटिना बोलते हैं। अब इस रेटिना के पास ना दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है दैट इज टू बी द रॉड सेल्स, और एक क्या होते हैं? दैट इज टू बी द कोन सेल्स। अब यही जो सेल्स होते हैं ना, यही हमारे कलर देखने में काम आते हैं। क्लियर? अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है कि रेटिना के पास क्या है? रोड सेल है, और रेटिना के पास एक और तरह के सेल्स है, दैट इज टू बी द कोन सेल। अगर ये कोन सेल ही काम करना बंद कर दे, दैट इज टू बी द, उससे हमें क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस, जिसके पास हमारे रंग अध्यापन हो जाएगा। अगर कोन सेल जो आ जाएंगे, कोन सेल में खराबी आ गई, अगर इस कोन सेल्स में खराबी आ गई तो उसमें हमें क्या होगा? दैट इज टू बी द कलर ब्लाइंडनेस, रंग अध्यापन। ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सेल का काम क्या है, तो आपको वहां पर बताना है कि ये कलर हमें देखने में, रंग देखने में हमारी हेल्प कौन करता है? दैट इज टू बी द कौन सेल। कौन सेल किस में पाया जाता है? रेटिना नाम का एक चीज जो है हमारे आंख में पाई जाती है, तो उसमें जो है कौन सेल्स होते हैं। क्वेश्चन क्या बनते थे कि रोड सेल और कौन सेल किसके पास होते थे? आपका आंसर क्या आना चाहिए? रेटिना आना चाहिए। क्लियर है? तो आपको मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, लेक्चर्स आपको सभी देखने ताकि कि आपके पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो, और जब भी मैं मिसलेनियस सेक्शन जैसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँ आपको पहले से आंसर आते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या याद रखना है कि अगर हमने रंग का देखना है तो उसको क्या हेल्प करती है? कौन सेल्स। अगर रंग अध्यापन हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन है? कौन सेल, क्योंकि इसमें जो है खराबी आई तो इसने जो है रंग अध्यापन करना शुरू कर दिया, कलर ब्लाइंडनेस करनी जो है वो शुरू कर दी। अब कलर ब्लाइंडनेस से यहाँ पर अगर आपको फिर से याद हो तो कलर ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी थी? विटामिन ए की। अगेन आई रिपीट, जब भी कुछ पढ़ते हो उसके रिलेटेड कुछ भी याद आ जाए तो आपको वहीं पर आपको रिवाइज करना है कि कलर ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डेफिशिएंसी थी, किस विटामिन की कमी होने के कारण हमारे को कौन सी कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है? रंग अध्यापन, विटामिन ए। अब विटामिन ए का यहाँ पर केमिकल नेम क्या था? रेटिनोल।
केमिकल नेम्स भी मैंने आपको अच्छी तरह से करवाए थे विटामिन की क्लास में, तो वहाँ पर आपको सारे विटामिन के नेम्स जो है वो याद करने हैं, उसके केमिकल नेम। अगर उस विटामिन की हमारे शरीर में जो है कमी पाई जाए तो उससे क्या होता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। सो विटामिन ए की कमी के होने के कारण हमें कलर ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और जीरोफैथेलमिया मैंने एक वर्ड करवाया था। तो जीरोफैथेलमिया में क्या था, ये भी एक जो है वो बीमारी है, वो किसके कारण होती है, विटामिन ए की कमी कारण। जीरोफैथेलमिया में क्या है, हमारी आंखों में जो ड्राइनेस जो है बढ़ जाती है। तो जीरोफैथेलमिया क्या है, ड्राइनेस है इन आई। तो ये किसकी डेफिशिएंसी थी, ये डेफिशिएंसी थी दैट इज टू बी द विटामिन ए की। तो यहाँ पर देखो और भी एक क्वेश्चन बन गया, ऐसे आपको टॉपिक्स को रिवाइज करने हैं। जब भी कोई चीज़ आपको, अब मैंने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था तो मुझे याद आ गया ये तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी, कमी होने के कारण ये बीमारी हो सकती है। तो जब भी आप इसको आप नोट्स बना के, जैसे भी आप अपने नोट्स बनाते हो, साथ बाय साथ जो है ये भी लिखते जाना कि कलर ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी, और विटामिन ए का केमिकल क्या था, रेटिनॉल था। क्लियर। विटामिन ए की कमी होने के कारण और कौन सी चीज़ हो सकती है, जीरोफैथेलमिया होती है जिसको हम ड्राइनेस इन आई बोलते हैं, और एक कौन सी होती है, दैट इज टू बी द नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन। क्लियर। तो ये यार क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम के लिए आपके जो इम्पोर्टेंट है, ये आपने सभी जो है करके जाने। क्लियर। ये जो आपने क्वेश्चंस हैं वो छोड़ के नहीं जाने। एट रूम टेम्परेचर द मेटल दैट रिमेन लिक्विड, कमरे के तापमान में तरल रहने वाला धातु क्या है। सो रूम टेम्परेचर में वो कौन सा मेटल है, वो कौन सा धातु है जो लिक्विड रहता है, दैट इज टू बी द मरकरी। ये सभी को पता होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या बनते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया होगा, ये आपको सभी को भी पता है अगर कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाता है। फिर से मैं बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी सभी का मिक्सचर लेके आपको करवा रही हूँ। तो प्रीवियस ईयर जो है एटलीस्ट 5 ईयर्स जो है मैं रेकमेंड करूँगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो 3 ईयर्स के एटलीस्ट रूल्स जो है आपको लगा कर जाने हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो जरूर आपके जो है पेपर में रिपीट होते हैं। हर सेक्शन में आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। रूम टेम्परेचर पे कमरे के तापमान में कौन सा धातु है जो वो तरल रहता है, दैट इज टू बी द मरकरी। अगर आपको देखो मैंने मरकरी पे अगर आपको पूछ लूँ कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मरकरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज टू बी द क्विक सिल्वर। तो ये क्वेश्चन जो आपको रेलेवेंट पूछेगा दैट इज फ्रॉम द एलिमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया कि मरकरी धातु जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 80 है। अगर उसका पूछ लिया एटॉमिक मास तो आपको 200 भी लिख सकता है ऑप्शन में, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 0.59 जो है वो आंसर है। तो यू इसमें छोटा होता है, यहाँ पर नहीं आएगा यू, ये इसके यूनिट होते हैं। क्लियर। तो एटॉमिक नंबर क्या था, दैट इज टू बी द 80। एटॉमिक मास क्या था, दैट इज टू बी द 200.59। ग्रुप कौन से में पाया जाता है, दैट इज टू बी द 12 ग्रुप में पाया जाता है। ऐसे ही मैंने आपको क्लोरीन फ्लोरीन के भी करवाए थे, तो ऐसे एलिमेंट्स जो है मैं आपके यहाँ से एमसीक्यू टाइप्स में ही कवर करवा दूंगी। तो ग्रुप जो है वो 12 में पाया जाता है। मरकरी एक सिल्वर वाइट कलर का लिक्विड मेटल है जो कमरे के तापमान जो है तरल रहता है, तो कौन सा है, दैट इज मरकरी। मरकरी इज यूज्ड इन द फ्लोरेसेंट लाइटनिंग एंड द कमर्शियल बैटरीज। बैटरीज में हम क्या यूज करते हैं, कौन सा धातु, दैट इज मरकरी। मरकरी एग्जिस्ट एज लिक्विड एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान में मरकरी जो है वो लिक्विड तरल रहता है, कितने टेम्परेचर, 234 केल्विन। तो मरकरी को हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं, तो आंसर क्या आएगा, मरकरी। यहाँ आपको पूछ ले कि मरकरी को और किस नेम से जाना जाता है, तो आंसर क्या आएगा, क्विक सिल्वर। कौन सा धातु जो है कमरे के तापमान में तरल लिक्विड रहता है, दैट इज मरकरी। अगर आपको पूछ लें कि मरकरी जो है किस में यूज किया जाता है, ट्यूबलाइट्स में या बैटरीज में यूज किया जाता है। क्लियर। और कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 12 ग्रुप से। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। क्लियर। ऐसे आपको टू द पॉइंट्स, आपको हर लेक्चर में आपको बोलती हूँ मैं कि टू द पॉइंट आपको अपने नोट्स जो है करने हैं। अगर आप बात करें यहाँ पर प्लेटिनम की, प्लेटिनम धातु की बात करें, उसका सिंबल क्या था, पीटी। क्लियर। एटॉमिक नंबर प्लेटिनम को हम कैसे लगते हैं, कैपिटल पी और स्मॉल टी के साथ। क्लियर। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 78। एटॉमिक मास क्या है, 195.08 फॉर यू। ग्रुप इसका क्या है, 10। मरकरी का ग्रुप कितना था, 12। अब आपको ग्रुप्स लर्न करने होंगे ना, तो ऐसे 12 10 ऐसे सारे ग्रुप करने।
इसके पर्टिकुलर नोट्स बनाना, जितने भी धातु एलिमेंट्स मैं करवाऊंगी उसके पर्टिकुलर नोट्स बनाना कि आपको जो है क्लियर आपके बनते जाए। अब यहाँ पर 12 ग्रुप में कौन था, दैट इज मरकरी। 10 में आप क्या लिख लोगे, दैट इज प्लेटिनम। कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, दैट इज टू बी द डी ब्लॉक में आता है। अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले, रेयर चांसेस है अगर पूछे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ऐसे पूछता नहीं है, मेन आपके पूछेगा मरकरी का ही पूछेगा, ऐसे रेलेवेंट जो एलिमेंट धातु है उनके पूछेगा, बट आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। और इसको डिस्कवर, इसकी खोज किसने की थी, एंटोनी डी अलोवा ने की थी। क्लियर है। सो प्लेटिनम का सिंबल अगर आपको पूछ लें, दैट इज कैपिटल पी और स्मॉल लेटर में टी। एटॉमिक नंबर इज 78। एटॉमिक मास, अब आपको एटॉमिक नंबर जो है आपके नंबर वाइज आपने लिख लेने, जितने जितने मैं करवाती जाऊंगी उसके सामने सामने अपने नोट्स में बनाते जाना है। अब यहाँ पर मैंने एटॉमिक नंबर करवाया था, दैट इज टू बी द 80, तो यहाँ पर मैंने कौन सा करवाया, 78। अब आपको ना सारे सीरियल वाइज 78 टिल जितने भी मैं करवाऊंगी वो लिख लेने। 78 की नहीं, प्लेटिनम लिख लो, प्लेटिनम का दैट इज टू बी द, जितने भी मैं एलिमेंट करवाऊंगी दैट इज टू बी द, देखो 78, तो उसके सामने लिख लो ये प्लेटिनम का था, ये किसका सिंबल था, दैट इज टू बी द प्लेटिनम का। यहाँ पर ही आप एक बना लो, दैट इज टू बी द मास, उसका क्या है, तो सभी के यहाँ पर मास लिखते जाना। और स्पेशली एक ग्रुप बनाना, दैट इज टू बी द सेक्शन बनाना ग्रुप में, तो उसका ग्रुप नीचे लिखते जाना और ब्लॉक बना लेना, कौन से ब्लॉक। ऐसे जो आपका नोट जो है एक टेबल चार्ट बन जाएगा। अगर आपको टेबल चार्ट चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ही आपको ये सारा चार्ट जो है प्रोवाइड कर दूंगी कि आपको जो है इजी हो जाए। तो प्लीज़ मुझे ये बता देना ये सभी। अगर तो मैं ऐसे करवाऊंगी एक एक करके, तो आपने लिखने हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अब मैंने 78 करवाया, सामने हमने लिख दिया प्लेटिनम, कौन से ग्रुप में बिलोंग करता था वो बता दो और कौन से ब्लॉक से करता है वो बता दो, आपके जो है नोट्स जो है क्लियर बन जाएंगे। थ्योरी में आपको पढ़ना जो है डिफिकल्ट लगता होगा, आई नो, तो थ्योरी को छोड़कर अगर आप ऐसे नोट्स बना लोगे ना तो बहुत बेटर रहेगा कि जब भी आपका पेपर आए 15 डेज पहले अपनी नोटबुक खोली, ऐसे टेबल बना था, टेबल में हम पढ़ते हैं। अगर हम डेली ऐसे करेंगे तो डेली का जो है 2 एलिमेंट करते जाना, आपका जो है पीरियोडिक टेबल अच्छे से रिवाइज हो जाए। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने बात की थी डी ब्लॉक की। अब आपको पता होगा जितना भी हमारा पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है, एस, पी, डी और एफ में। क्लियर है। अगर आपको यहाँ पर मैं और बता दूं तो आप लिख लो कि पीरियोडिक टेबल तो जो था दैट इज टू बी द एस ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है, दैट इज टू बी द दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक एलिमेंट में और एफ ब्लॉक एलिमेंट में डिवाइड है। अब आपको ना पूछ सकता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट को और कौन से जाना जाता है, दैट इज टू बी द अल्कलाइन भी बोलते हैं इसको। अगर पी को पूछ लेना दैट इज टू बी द चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। ऐसे वर्ड्स आपको सीधा पूछेगा, ठीक है, चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, हेलोजेंस भी बोलते हैं। क्लियर। अगर डी पूछ ले दैट इज टू बी द ट्रांजिशन बोलते हैं। अगर एफ का पूछ ले दैट इज टू बी द इनर ट्रांजिशन बोलते हैं इसको। तो ये जो नेम थे ना, ये नेम क्या है कि और किस नेम से जाने जाते हैं। अगर आपको पूछ लें कि एस ब्लॉक एलिमेंट को तो उसको अल्कलाइन भी बोलते हैं। अगर आपको पूछ लें कि दैट इज टू बी द पी ब्लॉक को चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, हेलोजेंस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इनर्ट गैसेस मैंने टॉपिक करवाया था, उसको क्या नेम से जानते हैं, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में आती थी, 18 ग्रुप में आती थी। क्लियर। ऐसे नोट्स बनाओ। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं और एफ को बोल देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर। तो ये मैं पीरियोडिक टेबल जब आपको करवाऊंगी ना तो ये सारे नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी आपको। क्लियर है। बट फिर भी मैं आपको हर स्लाइड में 1-2 एलिमेंट करवा रही हूँ, तो उसके साथ साथ नोट्स जो आप बनाते जाना। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चंस की, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक चीज है उसको हम ऊपर को फेंकते हैं, व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, जो वो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे जो है उच्चतम बिंदु पर जो है पहुंच जाती है, देन उसके पास क्या आता है, जब एक लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वो उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है, तो उसके पास क्या है, दैट इज टू बी द डाउनवर्ड एक्सलरेशन, अधोगामी त्वरण। अब ये देखो कैसे, इसका रीजन क्या है कि जब एक हाईएस्ट पॉइंट पे, एक पीक लेवल पे, बिल्कुल ही हाई पॉइंट पे आके एक चीज जो है आपने नीचे से फेंकी है वो ऊपर जाके एक यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है, तो उसके पास जो है डाउनवर्ड एक्सलरेशन होगी। ऐसा क्या है, व्हाट इज डाउनवर्ड एक्सलरेशन? इसका रीजन देखो, जब भी आप एक बॉल को हवा में फेंकते हो
इट्स स्पीड, उसकी गति जो है वो डिक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है। स्पीड डिक्रीज हुई तो वो कहाँ पर स्पीड पहुंच गई, स्पीड अगर डिक्रीज, गति अगर कम होती है, जीरो लेवल पे तो आती है ना, हर एक चीज जब कम होती है। अब आप ग्लास में पानी लेकर बैठे हो, उसको पिए जा रहे हो, पिए, एक पॉइंट पे आके ग्लास में पानी तो खत्म हो जाएगा ना, जीरो। तो ऐसे ही है कि जब भी आप किसी बॉल को ऊपर हवा में फेंकते हो तो उसकी स्पीड जो है, गति जो है कम होती है, इक्वल टू किसके आएगी, जीरो। उस जीरो लेवल में क्या है कि और भी अपवर्ड एक्सलरेशन नहीं होगी, और उसमें अगर एक्सलरेशन नहीं हो रही है तो उसमें तो नेगेटिव बात आ गई ना। अगर बंदा कोई काम नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है, नेगेटिव बंदा है कि वो तो कोई काम ही नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर बॉल उस पॉइंट के ऊपर नहीं कोई भी स्पीड दिखा रही तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी ना। तो स्पीड आपको यहाँ पर क्या रीजन देना है कि जब भी हम किसी चीज को ऊपर को फेंकते हैं तो उसकी जो है गति जो है कम होती है, इक्वल टू जीरो, जिसके कारण उसके आगे और नहीं एक्सलरेशन होगी। तो वहां पर आके जिस पॉइंट पे और नहीं होगी, दैट इज टू बी द जीरो, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव रीजन होने के कारण एक्सलरेशन आप पढ़ते हो ना कितनी होती है, 9.8। अब यहाँ पर नेगेटिव होगी तो ये माइनस जो है वो नेगेटिव को ही डिनोट कर रहा है। क्लियर। एट द वेरी टॉप, बिल्कुल ही ऊपर ऊंचाई तक आके ये नेगेटिव हो जाती है। 9.8 तो हम पढ़ते ही हैं, माइनस में आ गई सिंस द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, क्योंकि बॉडी जो है ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, वो चीज हमें खींचती है। अब हमारे ट्री पे देखो एक पेड़ है, उस पे जो है एप्पल सेब लगे हुए हैं, नीचे को गिरता है, क्यों गिरता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जो चीज नीचे की ओर खींचता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या बोलते हैं, कोई भी चीज, अब मैं ये पेन मार कर नीचे फेंकूंगी, नीचे गिर जाएगा, क्यों गिरेगा, ग्रेविटी। ग्रेविटी वो चीज है जो चीजों को नीचे की ओर खींचती है। सो ग्रेविटी वर्ड क्या है कि चीजों को नीचे को खींचना, दैट इज ग्रेविटी। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी बॉल या किसी भी चीज को ऊपर को फेंकते हो, उसकी गति जो डिक्रीज होती है जीरो तक, जीरो लेवल आने के बाद और एक्सलरेशन नहीं होगी तो वो क्या है, नेगेटिव हो जाएगी। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं ना 9.8, अब नेगेटिव होगी तो माइनस 9.8। ये रीजन था कि इसके पास डाउनवर्ड एक्सलरेशन थी। तो यहाँ पर आंसर ए ऑप्शन, अधोगामी त्वरण। ग्रेविटी वो चीज है, वो चीजों को नीचे की ओर खींचती है। कोई भी चीज है, अगर कुछ भी आप नीचे को फेंकते हो, एप्पल लगे, सेब लगे हैं, कुछ भी ट्री के ऊपर लगा है, या आप छत पे खड़े हो कोई नीचे की ओर चीज फेंकते हो, तो जो वो चीज नीचे गिरी है, खींची है, दैट इज ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक्रोबल डेग्रेडेशन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज नोन एज। वायुमंडलीय नाइट्रोजन में नाइट्रेटस के माइक्रोबियल क्षरण को किस रूप में जाना जाता है, तो आंसर आपका क्या आएगा, दैट इज टू बी द बी ऑप्शन, डेंट्रिफिकेशन। अब दैट इज टू बी द नाइट्रीकरण जिसको हम बोलते हैं। अब डेंट्रिफिकेशन क्या है कि अगर आपको सिंपल में पूछ ले, दैट इज टू बी द नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में, नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कौन कन्वर्ट करता है, दैट इज टू बी द, वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डेंट्रिफिकेशन। क्लियरली अगर आपको समझना है, जो देखो पहला प्रोसीजर होता है दैट इज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है कि दैट इज नाइट्रोजन जो है ना उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना। अब आपको जब नोट बनाने हैं ना तो आप सीधे ऐसे बनाना, दैट इज टू बी द नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया, अमोनिया में। तो इस प्रोसीजर को हमने क्या बोल दिया, दैट इज टू बी द अमोनिफिकेशन। क्लियर है, ऐसे नोट बनाना। जब नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया तो उसको हमने क्या बोल दिया, अमोनिफिकेशन। जब हमने दैट इज इसी अमोनिया को किस में चेंज किया, नाइट्राइट और नाइट्रेट में, तो उसको हमने बोल दिया नाइट्रिफिकेशन। अब ये अमोनिया, इसको हमने दैट इज टू बी द किस में, नाइट्राइट में, और किस में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रेट्स में। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज टू बी द निट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर है। अब इसी नाइट्रेट को मैंने पूछा था कि फिर से अमोनिया में ही करना है, तो उसको क्या बोलते हो, यही नाइट्रेट जो था मैंने पूछा था, दैट इज नाइट्रेट को फिर से नाइट्रोजन में करना, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज डेंट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो सिंपल से आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं, दैट इज टू बी द, अगर सॉरी दैट इज टू बी द नाइट्रोजन को अमोनिया में करना है, दैट इज टू बी द, अगर तो नाइट्रोजन को अमोनिया में पहले किया उसको क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। वही अमोनिया को हमने किसमें चेंज किया, नाइट्राइट और नाइट्रेट्स को, जिसको हम क्या बोलते हैं, निट्रिफिकेशन। अब इस नाइट्रेट्स को फिर से नाइट्रोजन में करना है, दैट इज टू बी द डेंट्रिफिकेशन उसको बोलते हैं, ये प्रोसेस को।
तो आपको ऐसे ही नोट्स बनाने, दैट इज नाइट्रोजन टू अमोनिया इज अमोनिफिकेशन। अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में करना है तो उसको हम निट्रिफिकेशन बोलते हैं, और नाइट्रेट्स को फिर से नाइट्रोजन में करना, दैट इज टू बी द डेंट्रिफिकेशन। क्लियर? तो इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना था। एक वर्ड यहाँ पर मैंने आपको ये देखो ऑप्शन में पूछा हुआ है, दैट इज टू बी द प्यूट्रीफैक्शन। अमोनिफिकेशन भी कर ली, नाइट्रिफिकेशन भी कर ली, डेंट्रिफिकेशन भी कर ली। व्हाट इज टू बी द प्यूट्रीफिकेशन, दैट इज, वो भी आप देख लो। प्यूट्रीफिकेशन क्या है? दैट इज टू बी द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फाउल स्मेल। अब ना ये बंदा था, क्लियर है, पिक्चर थोड़ी अजीब है बट फिर भी आपको समझो कि ये बंदा था। अब इस पे कीड़े कूड़े पड़ गए हैं, तो वो जो डिके का मतलब क्या है कि कीड़े पड़ने से हमारी जो शरीर जो खुरने शुरू हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूट्रीफिकेशन बोलते हैं। अब इसको कीड़े पड़ गए हैं, इंसेक्ट के कारण इसको वर्म्स वगैरह ने खा लिया, ठीक है, तो उससे क्या है, एक फाउल सी स्मेल निकलती है, गंदी स्मेल, जिसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्यूट्रीफिकेशन। गल सड़ जाना जिसको बोलते हैं, बॉडी का, शरीर का गल सड़ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूट्रीफिकेशन बोलते हैं। इससे क्या है, बहुत ही गंदी स्मेल निकलती है, फाउल स्मेल। कुछ भी अगर हमारे यहाँ पर घर में ना कोई चीज़ मर जाती है, अगर फ्रॉग एग्जाम्पल हो, फ्रॉग मर गया, अब वो गलेगा सड़ेगा, ठीक है, तो वो गलेगा सड़ेगा, एक अजीब सी स्मेल निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? प्यूट्रीफिकेशन बोलते हैं। अगर कुछ भी है, अगर माउस की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माउस, चूहे की एग्जाम्पल नहीं, चूहा जो है दैट इज अगर वो मर गया उसको वहीं पर पड़े रहने दो, वो गल सड़ जाएगा। क्यों गल सड़ जाएगा? कि उसके ऊपर जो है बैक्टीरिया ने सारा काम किया, उसको खा लिया इंसेक्ट्स वगैरह ने, अब वो उसके गल सड़ जाने के एक जो है गंदी स्मेल बाहर निकली, ये सारे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज टू बी द प्यूट्रीफिकेशन बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको दैट इज टू बी द एक ही नोट बनवाया। अगर आपको नाइट्रोजन को अमोनिया में करना है, उसमें आपको क्या लिख दिया मैंने? अमोनिफिकेशन। अब अमोनिया को जो है वो किस में कर दिया? दैट इज टू बी द नाइट्राइट्स में, एंड दैट इज टू बी द नाइट्रेट्स में, दैट इज टू बी द निट्रिफिकेशन। अब इसे नाइट्रेट्स को जो है नाइट्रोजन में करना है, दैट इज टू बी द डेंट्रिफिकेशन। तो ये आपको बस मैंने पढ़ा, आज मैंने इसके बारे में पूछ लिया, आपको पेपर में पूछ लिया कि अमोनिफिकेशन क्या है, तो आपने बताना है नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया। क्लियर है? तो आज के लिए जो है इतने क्वेश्चंस जो थे मैं आपके लिए लेकर आई थी। नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है मैं आपको और जो है मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, जो प्रीवियस ईयर से तो पूछे गए हैं बट आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको जितना भी मटेरियल करवाऊंगी प्लीज़ आपने अच्छे से उसको पढ़ना है कि आप अपना पेपर जो है इजीली साइंस सेक्शन का तो क्रैक ही कर जाओ। ज़रूरी नहीं साइंस सेक्शन, समटाइम्स जैसे आज मैंने इंस्ट्रूमेंट करवाया कि वो क्या चीज़ को मापता है, तो ये क्वेश्चन जो है और किसी पार्ट्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको अच्छे तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, और पीरियोडिक टेबल के जैसे मैंने कहा है कि 4-5 ब्लॉक्स जो उसके बना लो, एक पे एटॉमिक मास लिख लो, एक पे एटॉमिक नंबर लिख लो, ग्रुप लिख लो, ब्लॉक लिख लो, और एक साइड पे उसका सिंबल लिख लो। ऐसे जितने भी मैं आपको एलिमेंट करवाती जाऊंगी वो आप साथ बाय साथ लिखते जाना। इससे जो आपका पीरियोडिक टेबल का जो है वो टेबल बन जाएगा, और ऐसे आप डेली के 2 एलिमेंट करते जाओगे और आपके 2 जो है सफिशिएंट है, एक दिन में आप 2 भी करके। क्लियर? नोट्स के साथ साथ आपकी प्रेपरेशन भी हो जाएगी। सो थैंक यू टू ऑल।